You are welcome in your political science class. And in our last class, we discussed the end of biopolarity in our contemporary world politics book. But now in this class, we are going to start our third chapter of our book, Politics in India Since Independence. So, our third chapter is Politics of Planned Development. We will study about the planning system in India through this chapter. First of all, the example of Odisha is given in the book. As the global demand for steel increases, Odisha which has the largest reserves of iron ore in the country, is being seen as an important destination for investment. क्योंकि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आयरन ऑर पाया जाता है, तो जैसे ही वर्ल्ड की मार्केट में आयरन ओर की डिमांड बढ़ी, तो ऐसे में उड़ीसा को एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देखा गया फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग साइन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो पास किया और विद इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स फॉर दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो और एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इसलिए। लेकिन वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, उन्होंने इस चीज़ को का प्रोटेस्ट किया। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आयरन और की जो टैप किया जाएगा, लिया जाएगा और ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वहाँ लग जाएंगी, तो कहीं उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। तो जैसे कि एग्जांपल हमारी बुक में दिया गया है कि पोस्को प्लांट के अगेंस्ट जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया। तो इन दिस वे द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ उड़ीसा इज गिवन फॉर आयरन ओर। ये हमारी बुक की स्टार्टिंग में ये दिया गया है। और अगर हम पॉलिटिकल कंटेंसेशन की बात करें, आयरन ऑर एग्जांपल ऑफ उड़ीसा इन आयरन ओर, अगर हम पॉलिटिकल कंटेंसेशन की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थी, इसका मतलब था बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये डिसाइड किया गया इंडिपेंडेंस के बाद कि जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी लोगों को मिले, तो वो उसमें गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो हमारी बुक के अंदर एक पार्ट व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट ये दिया गया है। व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। लेफ्ट, so many parties are there in India, some are leftist, some are rightist. तो लेफ्ट parties are those parties, लेफ्ट parties जो हैं वो parties हैं जो कि those who wanted to do the help of poor people, poor people की हेल्प करना चाहती हैं और they want that all the economy, all the resources should be there in the private hands, कि जो इकोनॉमी है कंट्री की वो प्राइवेट हैंड्स में होनी चाहिए की बजाय गवर्नमेंट के हाथ में हो। ऑल द इकोनॉमी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम राइटिस्ट पार्टीज की बात करें, राइटिस्ट, व्हाट आर राइटिस्ट, तो ये राइटिस्ट पार्टीज जो होती हैं दे वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ऑल द इकोनॉमी शुड बी इन द प्राइवेट हैंड्स। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट, जैसे कि अगर हम इंडिया की पार्टीज की बात करें तो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI जो है वो लेफ्टिस्ट पार्टीज में आती है। और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि कांग्रेस इज
वन ऑफ द राइटेस्ट पार्ट। तो अब उसके बाद आया है कि आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के बारे में सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। ऑल आर हैविंग डिफरेंट व्यूज अबाउट डेवलपमेंट। As you read in your earlier classes also, कि development what can be the development for the one may not be development for the other. It may be destructive for the other. कि एक के लिए जो डेवलपमेंट होती है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड, बट ऑन द अदर हैंड वन फॉरेस्ट ड्वेलर्स डिड नॉट वांट डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि इंडस्ट्रीज को तो फायदा होगा डैम बनाने से, लेकिन जो एक फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उसको वहाँ से उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए डिफरेंट होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि डेवलपमेंट का कुछ लोगों के अकॉर्डिंग मीन मॉडर्न होता है, मॉडर्न होना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना, और तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं ऑफ वेस्ट उनके अकॉर्डिंग होना डेवलपमेंट का मतलब। तो डेवलपमेंट के बेस पे कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दीज आर, नंबर 1 देखिए एक बार, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। तो डेवलपमेंट के बेस पे कंट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। डेवलप जो कि डेवलप हो चुकी हैं, और डेवलपिंग लाइक इंडिया जिनकी डेवलपमेंट चल रही है, अंडर डेवलप दोज आर वेरी पुअर कंट्रीज आर। तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने 2 मॉडल्स हैं, 2 मॉडल्स जिनकी हम पहले भी अपने एरा ऑफ कोल्ड वॉर में बात कर सके हैं कि कैसा मॉडल इकोनॉमी के लिए ऑप्ट किया जाए। जस्ट सी 2 मॉडल्स। तो 2 मॉडल्स थे इंडिया के सामने, वन वाज कैपिटलिस्ट, सेकेंड वाज सोशलिस्ट। इन कैपिटलिस्ट, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि कैपिटलिस्ट की बात हम पहले कर चुके हैं, जो कि यूएसए ने फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इकोनॉमी है दैट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट। जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितना मनी है, ऑल शुड बी इन द गवर्नमेंट हैंड। लेकिन जो दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर, अगर हम दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की करें जो कि यूएसएसआर ने फॉलो की, यूएसएसआर, तो इनके अकॉर्डिंग जितना भी देश का पैसा है दैट शुड लाई इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस के बाद इसके लिए काफ़ी कंसेंसस हुआ डेवलपमेंट को लेके कि किसके हाथ में इकोनॉमी होनी चाहिए, क्या इस पब्लिक सेक्टर के पास सारे देश का इंडस्ट्री हो या प्राइवेट सेक्टर के बाद हो। और पॉवर्टी एलिमिनेशन जो है वो मेन काम था कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। बट ये सोचा गया, एंड में ये डिसाइड किया गया कि सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज द वर्क, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से जो प्लानिंग थी वो उसके बारे में कंसेंसस हुआ, और प्लानिंग के लिए हमने जो सिस्टम था वो यूएसएसआर से ऑप्ट किया, यूएसएसआर। जैसे कि यूएसएसआर ने प्लानिंग शुरू की तो हमने भी अपना प्लानिंग सिस्टम शुरू किया। और 1950s, 40s एंड 1950s में जब तो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर के अकॉर्डिंग हमने अपना प्लानिंग सिस्टम शुरू किया, और प्लानिंग कमीशन जो था वो सेटअप किया। ये प्लानिंग कमीशन इंडिया में प्लान बनाने के लिए बनाया गया। दिस वाज सेटअप इन मार्च 1950, मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन को। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर कहीं पे भी प्लानिंग कमीशन बनाने का कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रोविजन नहीं था। बाद में इसको, इस प्लानिंग कमीशन को यूनियन कैबिनेट जो थी उसने एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसको सेटअप किया, और इसका बेस जो है प्लानिंग कमीशन का वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट से हमें मिलता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू
डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा कि उसमें लिखा गया है कि मनी ऑफ द कंट्री, द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड नॉट कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स और इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, कि फॉर बोथ वुमेन एंड मैन, कि दोनों को एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिले, देश का पैसा कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन जो था और फंडामेंटल राइट्स जो है उनके पीछे लीगल पार है, तो इन दोनों से हमें प्लानिंग कमीशन का जो प्रपोजल था वो शुरू हुआ। उसके बाद जैसे प्लानिंग कमीशन के बनने से पहले एक बॉम्बे प्लान जो थी वो भी सामने आई, जिसमें कि जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने 1944 में दे गेट टुगेदर और दे जॉइंटली पास्ड वन प्रपोजल फॉर प्लान्ड इकोनॉमी। और इस तरह से बॉम्बे प्लान जो थी वो एक फर्स्ट इनिशिएटिव था 1944 में इंडस्ट्रीज के द्वारा एक प्लानिंग के लिए बिग प्रपोजल था। और जब प्लानिंग कमीशन इंडिया में बना 1950s में, तो फर्स्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, हु वाज ही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से जो प्लानिंग कमीशन था शुरू हुआ। अर्ली इनिशिएटिव की हम बात करें, अब प्लानिंग की हमने बात की, प्लानिंग कमीशन की बात की, तो अर्ली इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर से हमने ये जो मेथड आउट किया, तो उस टाइम इंडिया ने एक ऐसा प्रपोजल प्लान का तैयार किया जिसमें कि आने वाले 5 इयर्स में इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रपोजल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग 5 इयर्स। तो इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो बजट था उसके 2 पार्ट कर दिए गए, एक था प्लान बजट, एक था नॉन प्लान, प्लान एंड नॉन प्लान। प्लान बजट के अकॉर्डिंग जो है वो दैट विल बी फॉर द ऐसे कुछ ऐसे जो है इन प्लान बजट के अकॉर्डिंग जो स्पेंड ऑन 5 ईयर के लिए स्पेंड किया जाएगा बेसिस पे कि किसको किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाए। और जो नॉन प्लान बजट था वो ईयरली बेसिस पे रेजोल्यूशन पास करेगा, ईयरली बेसिस पे रेजोल्यूशन को पास करेगा, और जो प्लान है वो 5 ईयर के लिए रेजोल्यूशन को पास करेगा। तो इस तरह से जो अर्ली इनिशिएटिव थे उस पास किए गए। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी वो दैट वाज स्टार्टेड इन 1951 में शुरू हुआ। जैसे ही ये प्लान शुरू हुआ तो इसमें इंडस्ट्रीज जितने भी थे, जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, एकेडमिक्स जितने भी थे, उन सब के लिए ये बहुत ही एक बहुत उनको वेरी हैप्पी विद दिस। और उसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर के बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 में हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 में हुआ, और जो 1966 में प्लान होने जो थी वो शुरू की थी। तो इस तरह से प्लानिंग जो थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी। अभी फर्स्ट 4 की हम हमारे बुक में जिसका रेफरेंस किया है और तक हमने बात की। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वो 1951 से 1956 तक चली। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली। और के.एन. रॉय, ए यंग इकोनॉमिस्ट, ड्राफ्टेड द प्लान। तो के.एन. रॉय एक पर्सन जो थे उन्होंने प्लान ड्राफ्ट किया इसके लिए। और इस तरह से, लेकिन इस प्लान का क्या मेन एम्फेसाइज था? एग्रीकल्चर। इस प्लान ने ज़्यादातर वो मेन फोकस एग्रीकल्चर पे किया, और उसके साथ साथ ज़्यादातर ये जो प्लान थी वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन पे और इरिगेशन पे ज़्यादा जोर दे रही थी। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टीशन के दौरान एग्रीकल्चर बहुत हिट हुई थी, तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी डेवलपमेंट के लिए। तो इस 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेन फोकस एग्रीकल्चर पे दिया गया, इरिगेशन पे दिया गया और डैम बनाने के ऊपर दिया गया। और इसके साथ साथ कि जो पॉलिसी मेकर्स थे वो चाहते थे कि इनकम राइज होनी चाहिए, लेकिन इनकम कैसे राइज
लोग जो हैं अपनी क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। तो इस तरह से जैसे ही इनकम राइज होने का रीज़न होगा पीपल की सेविंग, तो पहले पहले शुरू द पीपल स्टार्टेड सेविंग हाफ देयर इनकम, और इससे जो था इनकम लेवल राइज हुआ। लेकिन उसके बाद पीपल की सेविंग जो थी दैट डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान प्रोसेस, लेकिन थर्ड अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान राइज उतनी नहीं हुई जितनी की उसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो 1960 to 70 तक ये ड्रॉप हो गई सेविंग। तो ये थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक थी, और इसका मेन जो फोकस था दैट वाज ऑन इंडस्ट्रीज। इसका मेन फोकस इंडस्ट्रीज के ऊपर था। और जैसे कि कांग्रेस का एक मद्रास के पास एक सेशन हुआ, इस सेशन में भी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसने अपना जो मेन एम था गवर्नमेंट का वो सोशलिस्ट पैटर्न को फिक्स कर दिया था कि नाउ द एम ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टू सेट अप ए सोशलिस्ट पैटर्न। तो इस तरह से जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब जो थी उन इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बाहर वाले गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्पोज टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा था उसके ऊपर टैरिफ टैक्स जो था वो लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी पे भी स्पेंड किया, लेकिन फूड की शॉर्टेज हो गई थी। तो कुछ क्रिटिक्स जो थे वो दे वर क्रिटिसाइजिंग दिस प्लान, ये कह के कि इंडस्ट्री पे तो ज़्यादा फोकस कर दिया लेकिन एग्रीकल्चर जो कि बैकवर्ड थी पार्टीशन के टाइम वो काफ़ी पीछे हो गई इस सेकेंड 5 ईयर प्लान पास करने के बाद। तो अब कुछ लोग क्रिटिक्स कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए था तो गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज भी शुरू कर सकती थी विच वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हमारा ये दो 5 ईयर प्लान की हमने अभी बात की अपनी इस क्लास में। हम बाकी का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Read the chapter, complete all the assignments and note down all the work, revise it.